बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। अच्छा बेटा, हम ना चैप्टर नंबर 19 की एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका 5वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है। तो 5वां क्वेश्चन देखें। कहता है सिंस मास इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं कि मास जो होता है ना एनर्जी की फॉर्म है। कैन वी कंक्लूड दैट कंप्रेस स्प्रिंग, कहते हैं क्या हम जो कंप्रेस स्प्रिंग होता है हैज़ मोर मास देन दी सेम स्प्रिंग व्हेन इट इज़ नॉट कंप्रेस। कहते हैं मास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कहते एक स्प्रिंग है वो है कंप्रेस्ड, ये फिक्स पोजीशन है, और एक स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है। ठीक है, तो क्या इन दोनों की एनर्जी सेम होगी? यस दी कहते हैं दैट कि कंप्रेस स्प्रिंग हैज़ मोर एनर्जी, यानी कि कंप्रेस स्प्रिंग है ना, इधर से हमने फोर्स लगाई होगी, इसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। यस दी कंप्रेस स्प्रिंग विल हैव मोर मास देन अनकंप्रेस, यानी इसका जो मास है ना ज़्यादा होगा अनकम्प्रेस से। ठीक है, तो अब ये जो कंप्रेस स्प्रिंग है इसका मास ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू ई इज इक्वल एम सी स्क्वायर, या जो चेंज इन मास ना चेंज इन एनर्जी के डायरेक्टली होता है। ठीक है, जब हम इसको फोर्स लगाए कंप्रेस करें तो स्मॉल चेंज एनर्जी क्या होगा, डायरेक्टली चेंज द मास। ठीक है, अच्छा अब जो कहता है डेल इज़ वेरी स्मॉल देयरफॉर डेल मास इज़ टू स्मॉल टू बी मेजर्ड, यानी कि जो मास हो ना वो भी बहुत स्मॉल होता है मैच करने से। कंप्रेस स्प्रिंग में मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे कहता है एज सॉलिड इज हीटेड, कोई सॉलिड ब्लॉक उसको जब गर्म किया जाता है, एंड बीइंग टू ग्लो वाई डज इट फर्स्ट अपीयर रेड। देखिए कहता है कि हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, जब हम उसको हीटअप करते हैं ना वो ग्लो करना शुरू करता है। जब ग्लो करना स्टार्ट करता है ना, शुरू में उसका रंग हो जाता है रेड। रेड कहता है क्यों होता है, तो इसकी वजह यह है बेटा कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, इसमें से रेडिएशन इमिट होना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेडिएशन इमिट होंगी उनकी वेवलेंथ लॉन्ग होगी, एनर्जी कम होती है। वेवलेंथ लॉन्ग होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। जो वेवलेंथ लॉन्ग हम जानते हैं रेड कलर की होती है, इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉलिड होगा ना वो रेड अपीयर होता है, रेड नजर आता है। बाद में फिर वो जो वेवलेंथ बढ़ती जाती है कलर चेंज होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट हैपन टू टोटल रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी, कि टोटल रेडिएशन के साथ क्या होगा ब्लैक बॉडी का, इफ़ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल, जब हम उसका टेम्परेचर क्या कर दें, डबल कर दें। तो बेटा एनर्जी डायरेक्टली था T⁴ तो हम जानते हैं जब टेम्परेचर कैसे डबल करेंगे ना हम, तो 2T⁴ आएगा। 2 की पावर जब 4 होते हैं वो 16 टाइम, यानी कि जो एनर्जी चेंज होगी ना वो 16 टाइम पहले एनर्जी की। ये मैंने आपको जो टॉपिक हमने पढ़ा था ना ये वाला स्टीफन वाला, उसमें भी समझाया था कि एनर्जी कितने टाइम बढ़ जाती है, 16 टाइम बढ़ जाएगी। आगे था बीम ऑफ रेड लाइट, एक बीम है रेड लाइट की एंड ए बीम ऑफ ब्लू लाइट, और दूसरी है ब्लू लाइट की, हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। विच बीम कंटेन द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटान, तो कहते हैं इनमें से फोटान की तादाद किसकी ज़्यादा होगी। बीम ऑफ रेड लाइट कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ फोटान, रेड लाइट जो है ना फोटान की तादाद ज़्यादा होगी, फोटान की तादाद ज़्यादा तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। आगे कहता है फ्रिक्वेंसी जो रेड की है कम होती है ब्लू की निस्बत। देखो ये है ब्लू, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, रेड की फ्रिक्वेंसी कम है, तो नंबर ऑफ फोटान इसके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, इसके क्या होंगे, कम होंगे। सो ब्लू लाइट फोटान कंटेन लार्ज एनर्जी देन रेड लाइट, therefore two color beam have same energy will contain different number of photon. The blue light having photon of large value frequency contain less number of photon, ठीक है ना, यानी इसकी ब्लू फोटान की तादाद क्या होगी बेटा, कम होगी। आगे फार्मूला दिखाया गया, अगर हम एनर्जी देखना चाहें तो E इज इक्वल टू एच एफ होता है, एफ हम जानते हैं V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ अगर मालूम कर तो लैम्डा बट्टे में आ जाता है। ये स्पीड ऑफ लाइट तो V किसके ऊपर पुट कर देंगे, C के, तो C और लैम्डा आ जाता है। तो वेव लेंथ इन्वर्सली है बेटा किसके, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोटान रेड ग्रीन और ब्लू कैरीज द मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम, कहता है ये फोटान है जिसका कलर रेड या ग्रीन या ब्लू, तीन कलर फोटान, उनमें से कौन सा एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी मोमेंटम ज़्यादा होगा। देखिए बेटा एनर्जी इन्वर्सली वेवलेंथ की, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी एनर्जी कम होगी, तो वेवलेंथ कम होगी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है एनर्जी क्या होगी, कम। ग्रीन की उससे कम वेवलेंथ होती है एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। ब्लू के हिसाब से कम वेवलेंथ है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये तो है एनर्जी। आगे का मोमेंटम का, मोमेंटम इक्वेशन भी है कि एच और लैम्डा, वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी मोमेंटम उसका क्या होगा, कम होगा। तो ब्लू लाइट हैज़ मैक्सिमम मोमेंटम, क्योंकि वेवलेंथ कम है तो मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें
10 कहता है विच हैज़ द लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव या एक्सरे। रेडियो वेव के जो है ना क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या होगा, हम रेडियो वेव हैव लोअर एनर्जी क्वांटा, ई इज इक्वल एच एफ, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एक्सरे। एक्सरे पर जो रेडियो वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, हम इक्वेशन साबित हो रहा है कि फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली है एनर्जी के, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। आगे क्वेश्चन 11 कहता है डज द ब्राइटनेस ऑफ बीम ऑफ लाइट प्राइमरी डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन या आर ऑन द नंबर ऑफ फोटोन। कहता है ब्राइटनेस फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है या नंबर ऑफ फोटोन पे। बेटा ब्राइटनेस होती है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हम जब ये टॉपिक पढ़ के आए थे उसमें पढ़ा था, इंटेंसिटी डायरेक्टली होती है बेटा नंबर ऑफ फोटोन के, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसके जो ब्राइटनेस है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ फोटोन पे। ब्राइटनेस ऑफ बीम डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन। आगे रीजन में यही लिखा होगा बेटा ये जो इंटेंसिटी है ना वो होती है नंबर ऑफ फोटोन, तो ब्राइटनेस क्या होती है, इंटेंसिटी को ही हम कहते हैं, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा होंगे। आगे क्वेश्चन है 12 कहता है व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फॉल ऑन सर्टेन डाइज, डाइज जैसे हमारे क्लास स्कूल में होता है ना डाइज, कहता है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस डाइज के ऊपर हम फॉल कर रहे हैं, विजिबल लाइट इज इमिट, जब उससे ना विजिबल लाइट इमिट होती है। वाई डज दिस नॉट, कहता है ऐसा नहीं होता, विजिबल लाइट नहीं होगी कब, व्हेन इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल ऑन डाइज, कहते हैं जब इंफ्रारेड रेडिएशन पे फॉल करते हैं ना फिर विजिबल लाइट इमिट नहीं होती, जब अल्ट्रा वायलेट फेंकते हैं फिर विजिबल लाइट इमिट होती है। फिर इसकी वजह यह है कि अल्ट्रा वायलेट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब यह है कि उसके नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा रहे तो ज़्यादा उसको इमिट करेंगे। अल्ट्रा वायलेट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन ऑफ हाई एनर्जी, यानी कि वो फोटॉन जो होते हैं ना हाई एनर्जी होती है। दिस फोटॉन हैव द एबिलिटी टू एक्साइटेड द एटम डाइज एंड व्हेन द एटम आर डी एक्साइड, यानी कि ये एक्साइड कर दे, जब डी एक्साइड एटम होता है तो वो क्या होती है लाइट इमर्ज। एक्साइड डी एक्साइड ये होता है बेटा ये न्यूक्लियस है, इसके ये शेल हैं कि ग्राउंड स्टेट से जब उधर से हम फोटॉन लाइट इमर्ज करें फॉल करें ना, ये इधर ये है ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइड, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, जब ये डी एक्साइड वापस आए तो एनर्जी खारिज करेगा, तो वो विजिबल लाइट फॉर्म में इमिट होती है। जबकि जो इंफ्रा रेडिएशन है उसकी बेटा नंबर ऑफ फोटॉन जो आ रहे हैं उनके पास एनर्जी कम है, फोटॉन कम है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड डी एक्साइटेड नहीं कर सकते। आगे था विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस देन डिमर लाइट ऑफ द सेम कलर, कहता है कलर सेम है, डिमर लाइट जो है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकती। क्या ब्राइट लाइट जो है ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी डिमर से, यस ब्राइट लाइट विल इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ब्राइट जो होता है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा तो बेटा वो ज़्यादा लाइट को वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में 14 विल हायर फ्रिक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लो फ्रिक्वेंसी लाइट, कहता है क्या हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन या लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन एनर्जी वो सॉरी लाइट जो है ना हाई फ्रिक्वेंसी लाइट या लो फ्रिक्वेंसी लाइट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकती है। बेटा फ्रिक्वेंसी पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। फ्रिक्वेंसी चाहे मैक्सिमम है चाहे मिनिमम है तो वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो इसका आंसर भी ये नो बोथ हायर एंड लोअर फ्रिक्वेंसी विल लाइट विल इजेक्ट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे क्वेश्चन नंबर देखें 15 व्हेन लाइट शाइन ऑन ए सरफेस, जब कहते हैं लाइट हम फॉल करते हैं ना सरफेस पे वो शाइन चमक होती है, इज मोमेंटम ट्रांसफ़र टू दिस मेटल सरफेस, क्या मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा मेटल सरफेस में, यस मोमेंटम इज ट्रांसफ़र टू दी मेटल सरफेस, मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट फोटॉन बिहेव लाइक पार्टिकल, आइंस्टाइन के तहत ना वो पार्टिकल बिहेव करेंगे, सो बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आर ट्रांसफ़र टू दी इलेक्ट्रॉन ऑफ द सरफेस, यानी अगर कोई ये सरफेस है ना इस पर अगर लाइट फॉल हो ना ये जो लाइट फॉल ये उसके इलेक्ट्रॉन सरफेस के इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम भी ट्रांसफ़र कर देंगे और एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा आगे था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही था कि जब किसी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फॉल होते हैं ना वो क्या करता है फोटॉन फॉल करते हैं ना हम इमिट होता है इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन आगे फिर मूव करता है, कहते हैं वी हैव ऑब्जर्व इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन ए मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू ए लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी, सूटेबल फ्रिक्वेंसी हम लाइट उसको एक्सपोज करते हैं ना
इलेक्ट्रॉन आर emitted आउट ऑफ द सरफेस इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं. इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन फोटोन ऑफ लाइट ट्रांसफर देयर एनर्जी. ये उस सूरत में मुमकिन है जब वो क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं मोमेंटम ऑफ द सरफेस. जब वो सरफेस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन फोटोन एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करें तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं. आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखें. कहते हैं वाई डू नॉट वी ऑब्जर्व ए कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट. कि विजिबल लाइट से हम कॉम्पटन इफेक्ट क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते. बेटा कॉम्पटन इफेक्ट जो है ना वो लार्ज फ्रिक्वेंसी वाली लाइट को डिटेक्ट करता है, जबकि जो विजिबल लाइट इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है. वो डू नॉट ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट बिकॉज फोटोन ऑफ विजिबल लाइट हैव स्मॉल एनर्जी. इसकी एनर्जी कम होती है एंड मोमेंटम देन द फोटोन ऑफ एक्सरे की एनर्जी भी ज़्यादा होती है और मोमेंटम भी ज़्यादा होता है. फोटोन ऑफ विजिबल लाइट आर अनएबल टू शो कॉम्पटन इफेक्ट. तो इसलिए कॉम्पटन इफेक्ट शो नहीं कर सकता. आगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम. वैक्यूम में क्या पेयर प्रोडक्शन होती है. नहीं बेटा, वैक्यूम में न्यूक्लियस ही मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर पेयर प्रोडक्शन नहीं होती. पेयर प्रोडक्शन क्या होती है, जब एक न्यूक्लियस को फोटोन आके टकराता है या फोटोन, तो फोटोन टूटता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन दो बन जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं. आगे कहता है कि इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी. क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है. नहीं बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी पैदा नहीं करेगा. अगर ऐसा होता है तो फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मोमेंटम की वायलेशन आ जाएगी जो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे तक पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर क्रिएट एट द सेम टाइम टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. देखें ना, जब वो फोटोन टकराता है न्यूक्लियस तो पेयर प्रोडक्शन पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कंजर्व होती है. अगर ऐसा होगा तो वो करंट पैदा होता है, वरना नहीं हो सकता, एनर्जी पैदा होती है. ठीक है, आगे क्वेश्चन 22 इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है द सेम डी ब्रोगली वैलेंस. कहते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली वैलेंस सेम है. विच पार्टिकल हैज़ स्पीड. तो इनमें स्पीड किसकी ज़्यादा होगी. रिलेशन हमारे पास लैम्डा इक्वल एच और एम वी होता है. ठीक है, अगर हम वी लेना चाहें, ये वी इधर चला जाएगा, लैम्डा बटे में आ जाएगा. अब वेव लेंथ इन्वर्सली होगी किसके, स्पीड के. अच्छा, वेव लेंथ स्पीड की इन्वर्सली है, तो बेटा दोनों की जो स्पीड होगी वेव लेंथ होगी, दोनों वेव लेंथ है इन्वर्सली स्पीड के, तो हम दोनों की वेव लेंथ के लिहाज से स्पीड देखें तो सेम आएगी. तो फिर हम देखते हैं मास के लिहाज से. मास जो होता है ना बेटा, ये इधर लिखा है वेव लेंथ इज सेम बोथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. सो ये मास, सिंस मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर. मास जो प्रोटॉन ज़्यादा होता है तो स्पीड क्या होगी उसकी, कम होगी, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. फिर हम मास के लिहाज से देखेंगे. वो डू नॉट, अब ये वेव लेंथ का हमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि उसने खुद कहा था सेम वेव लेंथ. कहते हैं वो डू नॉट नोटिस दैट डी ब्रोगली वेव लेंथ फॉर ए पिच्ड क्रिकेट बॉल. कहता है हम ना क्रिकेट बॉल जो मैच खेलना क्रिकेट बॉल ना, उसकी डी ब्रोगली वेव लेंथ नोट नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा उसका जो मास होता है ना वेरी लार्ज होता है. ठीक है, जैसे हमने वो इधर टॉपिक जब किया था ना 20 ग्राम हमने लिया था, उसके लिहाज से वेव लेंथ फाइंड की थी. वेरी स्मॉल वेव लेंथ आई थी. कितनी आई थी, 1×10⁻⁻34 आई थी मीटर. ये नॉट डिटेक्टेबल, डिटेक्ट नहीं हो सकती, इस वजह से हम इसकी वेव लेंथ को मेजर नहीं कर सकते. आगे क्वेश्चन आ गया 24. कहता है इफ़ द फॉलोइंग पार्टिकल ऑल हैव द सेम एनर्जी. कहता है पार्टिकल कुछ देंगे उनकी क्या सेम एनर्जी होगी. विच हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ, क्या उनकी वेवलेंथ कम होगी. इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये चार पार्टिकल हैं. एनर्जी का रिलेशन है 1/2 mv². अगर हम स्पीड लें तो बेटा ये 2e से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m जाकर डिवाइड, और 2e/m अगर स्केयर ख़त्म करने स्केयर उड़ा जाता है. हम जानते हैं वेव लेंथ का रिलेशन लैम्डा इज इक्वल एच और एम वी होता है. ठीक है ना, हम वी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें 2e/m. अब m का स्केल लेकर हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बेटा देखिए हमारे पास सिर्फ बट्टे में m बच जाएगा. ठीक है, या ये कि हम स्केल में लिख सकते हैं. तो वेव लेंथ इन्वर्सली आ जाती है मास के, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेव लेंथ क्या होगी, कम होगी. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैज़ सेम एनर्जी. तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम. द अबव रिलेशन शो दैट द मास से पार्टिकल हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ. जिसका मास ज़्यादा होगा वेवलेंथ उसकी क्या होगी, कम होगी, बाकी एनर्जी सेम है. ठीक है अच्छा,
आगे देखें क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डज लाइट बिहेव एज ए वेव, क्या लाइट अच्छा कहता है कि लाइट वेव के तौर पे कब बिहेव करती है, व्हेन डज इट बिहेव ए पार्टिकल, पार्टिकल कब बिहेव करती है, जब इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन हो लेगी ना उस लम्हा ये लाइट बिहेव कर रही होगी एज ए वेव। ये हम फर्स्ट और 9th चैप्टर में पढ़ के आए थे, जब इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन पढ़ी थी ना, उसमें एज ए वेव एक्ट कर रही थी। अब हमने सेकंड ईयर में पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, प्योर प्रोडक्शन। इससे जाहिर होता है कि लाइट बिहेव करती है एज ए पार्टिकल, ठीक है ना। इन दोनों से साबित होता है लाइट डुअल नेचर रखती है। व्हाट एडवांटेज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, कहता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवांटेज ज़्यादा है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, ये बड़ा डीपली हमें आउटपुट रिजल्ट देती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नीचे माइनर डिटेल बताती, बड़ा डीप जाके, कि यूँ समझ लें जब हम पिक्चर जूम करते हैं ना कैमरे से, फट से जाती है, यानी कि यूँ समझें अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखेंगे वो ऐसे ही जूम करके तो वो फट जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं फटती, यानी कि बहुत एक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलता है। ये तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब हम जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर देखें बेटा 3 हमारे सिलेबस में, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन। हमने एनर्जी फाइंड करनी है फोटॉन की, रेडियो वेव उसकी वेवलेंथ दी हुई है, ग्रीन लाइट की, एक्सरे की। देखें बेटा वेवलेंथ रेडियो वेव 100 मीटर, वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट ये 500 नैनोमीटर, नैनो ख़त्म किया, और एक्सरे की वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर थी, ये वेवलेंथ आ गई। एच की वैल्यू हम जानते हैं, सी की जानते हैं, एनर्जी फाइंड करना हम जानते हैं, रिलेशन ई इक्वल एच एफ, फोटॉन की एनर्जी, एफ की जगह वैल्यू पुट की सी और लैम्डा, तो ई1 पहले हम देखते हैं इसकी रेडियो वेव की। एच की वैल्यू ये आ जाती है 6.63 क्रॉस 10⁻34, सी की वैल्यू 3 क्रॉस 10�8 बटे में लैम्डा 1 उसकी कहती है 100। इसको सिंप्लीफाई किया ना, हमारे पास एनर्जी आती है 19.89 क्रॉस 10⁻28 जॉल। ये आगे बटा रेडियो वेव की। आगे देखें दूसरे एनर्जी आ गया, आगे दूसरे का देखें E2 एच और लैम्डा 2, वो उस दूसरा जो वेवलेंथ दी थी, इसके लिहाज से फाइंड के हमारे पास ये एनर्जी आई थे। तीसरे लिहाज से फाइंड के हमारे पास ये आ जाती है। मतलब इस इक्वेशन याद रखना, हर एक की वेवलेंथ अलग अलग पुट करता जाएगा, आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 कहता है येलो लाइट ऑफ 577 नैनोमीटर वेवलेंथ, एक येलो लाइट जिसकी वेवलेंथ ये है। आगे कहता है इंसिडेंट ऑन सेजियम सरफेस, सेजियम सरफेस पे ऊपर आगे फॉल करते हैं। स्टॉपिंग वोल्टेज, जब हम स्टॉपिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना वो 0.25। कहते हैं फाइंड वर्क फंक्शन, हमने मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करनी है और वर्क फंक्शन भी मालूम करना है। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल और ई, ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। ई हम जानते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये एनर्जी आ गई। वर्क फंक्शन हमने पढ़ा था बेटा कि जो एनर्जी होती है ना फोटॉन, वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर वर्क फंक्शन हम लेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी उधर जाके हो जाएगी माइनस हो जाती थी। ये ई एच एफ माइनस काइनेटिक एनर्जी, एच एफ की वैल्यू एच एल सी और लैम्डा, ये एच सी और लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम किया 4 × 10⁻20। इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास वर्क फंक्शन है 1.9 × 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेटा वर्क फंक्शन मतलब ये कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के फोटोन के पास जो एनर्जी होती है ना, जो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए वर्क करते हैं, वो है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ, ये दिया हुआ है 20 × 10⁻12 मीटर स्कैटर्ड फ्राम में कार्बन टारगेट, कार्बन से स्कैटर्ड होती हैं। द स्कैटर्ड रेडिएशंस बीइंग वेव्ड एट 85 डिग्री, बेटा एक कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर कहता है जो रेडिएशन स्कैटर होते हैं सरफेस से, तो वो 85 डिग्री पे जा रही है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है इंस्टेड में व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट, हमने कॉम्पटन शिफ्ट डेल लैम्डा फाइंड करना है, वो होता है H/m0c, m0 इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ ये सी की वैल्यू, एच की वैल्यू हम जानते हैं इंटू 1 माइनस काज है वो 85 की वैल्यू ये है 1 में से माइनस कर सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट आता है 2.2 पैकोमीटर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे फोटॉन इज़ फायर्ड एट ए कार्बन टारगेट, ये एक्सरे है जिसकी वो उन्होंने एनर्जी दे दी है, वो टारगेट पर जाके फिर हिट करता है। कॉम्पटन स्कैटर्ड आकर कॉम्पटन स्कैटर्ड प्रोड्यूस होती है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, जो फोटॉन इंसिडेंट हुआ था ना उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी, एंड वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड
फोटोन फ्राम स्कैटरिंग एंगल, यानी कि इन एंगल पर स्कैटर होता है उनका भी हमने वो फाइंड करनी है वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन λ1, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन λ2, इस एंगल 30 पे या 60 पे अलग अलग के लिए फाइंड करें। देखिए E = HF, F होता है सी और लैम्डा, H सी और लैम्डा आ गया। हमने वेवलेंथ फाइंड, वेवलेंथ इधर की H इधर की, ये वेवलेंथ मालूम कर ली। अब हम पुट करते जाएंगे इसमें कि डॉपलर शिफ्ट आता है ना H/m0 c1 - cos, ये cos थीटा आ गया। ये जो डेल लैम्डा ना, ये वेवलेंथ है 30 डिग्री पे ओरिजिनल वेव का जो फ़र्क आता है, ये वाली वेव लेंथ तो जाके ऐड हो जाएगी। हमने ये फाइंड करना जब थीटा कितना पुट करें 30 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास वेवलेंथ आ जाती है। अब हम λ2 फाइंड करें, लैम्डा डबल प्राइम फाइंड करने के लिए वही डेल लैम्डा H/m0 × 1 - cos। अब अगर हमने इधर से ये λ2 है ना, सो डेल लैम्डा अगर 60 पुट करेंगे ना, फिर ये डबल प्राइम आ जाएगा माइनस लैम्डा, यानी कि डेल लैम्डा होता है चेंज, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा। फिर वैसी वैल्यू पुट करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द 2 फोटोन प्रोड्यूस व्हेन ए पॉजिट्रॉन इनहेलेशन एन इलेक्ट्रॉन। जब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से एनिहिलेट होता है ना, तो वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है वो फाइंड करनी है। रेस्ट मास एनर्जी जो दी है ना, ये एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हमने एक जॉल में लिया तो 8.16 का टाइम मास 14 जॉल। वेवलेंथ फाइंड करने = HF होता है, एफ की वैल्यू सी और लैम्डा, वेवलेंथ उधर जाएगी H और C, ये वैल्यू पुट की हमारे पास ये वेवलेंथ आ जाती है। ठीक है, तो 2.44 पैकोमीटर आ गया। आज क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 140 ग्राम मास ऑफ एट, इसकी बॉल है जिसकी स्पीड ये है। फिर कहता है प्रोटॉन मूविंग एट द सेम स्पीड, यानी कि स्पीड ये होगी मास ऑफ प्रोटॉन हम जानते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड सबकी ये सेम है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मास चेंज होगा सब। देखिए अगर हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं वेवलेंथ, तो देखिए वेवलेंथ होती है लैम्डा H/mv। ठीक है, H M और V, M था 0. ये जो 140 थी ना, इसको ग्राम मिलाएंगे तो 100 किलोग्राम मिलाएंगे तो 1000 तक सेम कर 0.14 आ जाएगा, ये आ गया। और ये स्पीड सिंप्लीफाई गया, वेवलेंथ आ गया। दूसरा जो प्रोटॉन है उसका प्रोटॉन का मास होता है, इसी को यहाँ पुट कर देंगे, ये H की वैल्यू 1.66 क्रॉस 10⁻27 और ये 40 इसकी स्पीड है। ठीक है ना, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये नैनोमीटर। अगर तीसरा में इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 क्रॉस 10⁻31 किलोग्राम होता है, स्पीड वही पुट के हमारे पास ये वेवलेंथ आ गई। 9वां है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करें जबकि काइनेटिक एनर्जी दी गई है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 क्रॉस 10⁻31 किलोग्राम, वेवलेंथ तो वो हमें रिलेशन पता है, वेवलेंथ होती है H और P mv होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv। इसके इधर से हमने स्पीड फाइंड की तो वो आ गया बेटा 6.5 क्रॉस 6 मीटर पर सेकंड। इधर पुट करेंगे हमारे पास ना वेवलेंथ आ जाती है। आगे न्यूमेरिकल देखें 10, कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन ए बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम दैट इज अबाउट, ये इलेक्ट्रॉन बॉक्स में पड़ा जिसका ना पोजीशन अनसर्टेनिटी 1.1 क्रॉस 10 मीटर है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। देखें हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, अनसर्टेनिटी पोजीशन डायरेक्ट बराबर होता है H के, मोमेंटम होता है mv के बराबर। ठीक है, ये डेल वी, हमने ये डेल वी फाइंड करना है, m और डेल एक्स जाकर डिवाइड हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डेल एक्स उसने खुद दिया हुआ है, H की वैल्यू जानते हैं, सिंप्लीफाई हमारे पास ये स्पीड आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो ये चैप्टर नंबर 19 ख़त्म हुआ, कल इंशाल्लाह 20 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।